हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिवानी शर्मा। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। सो 11th एंड 12th क्लास स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो किसी भी सब्जेक्ट में कोई परेशानी है ना, तो मैग्नेट ब्रेन्स की 11th एंड 12th क्लास फैमिली तैयार है आपकी मदद के लिए। आप बहुत ही ज्यादा इजी वे में अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड बायो हर एक सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और अपनी नॉलेज को इंक्रीज कर सकते हैं। और आप लोग जानते हो, जब आप लोगों की नॉलेज बहुत अच्छे से इंक्रीज हो जाएगी तो मार्क्स तो आपके डेफिनेटली अच्छे आएंगे ही। ओके, सो आज का वीडियो होने वाला है बिल्कुल एक नए चैप्टर की शुरुआत, और चैप्टर है वो आपका 10 फ्रॉम द बुक एनसीईआरटी, दैट इज वेक्टर अलजेब्रा। एकदम नया चैप्टर है ये। बहुत ही आराम से धीरे धीरे हम समझेंगे कि क्या है इस चैप्टर में, किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, क्या क्या नए टर्म्स हैं जो हम सीखने वाले हैं। तो आज का वीडियो बेसिकली इंट्रोडक्शन होने वाला है 10.1 एक्सरसाइज का। ओके, बहुत ही बेसिक से हम लोग बातें करेंगे, राइट? और आप लोग धीरे धीरे यहीं से सब कुछ सीखने की कोशिश कीजिए। तो सबसे पहले जो एक टर्म आता है आप लोगों के एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 10.1 में, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। ओके, अब 9th एंड 10th में हम सब ने साइंस तो पढ़ा ही होगा, तो वहां पे हम ये शब्द सुन के आए कि फिजिकल क्वांटिटीज जो होती है दे आर ऑफ टू टाइप्स। एक होती है आपकी स्केलर क्वांटिटी और एक होती है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। ओके, 9th एंड 10th क्लास में हमने ये दो शब्द तो सुने ही हैं, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो स्केलर क्वांटिटी में आप क्या सुनकर आए थे? उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं जिनमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ओके, मैग्नीट्यूड मतलब 1, 2, 3, 4 इस तरीके के कोई नंबर्स हो, उन्हें हम कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज, ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, और दूसरा हम पढ़कर आए हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज में हमने क्या पढ़ा है कि उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड हो और साथ ही साथ डायरेक्शन भी हो, राइट? 9th क्लास में आपका पहला क्वेश्चन जब बनता था, एक चैप्टर था आपका, उसमें हमेशा आपसे डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी तो पूछा ही जाता था। तो आप लोगों को ये चीजें बहुत अच्छे से पता होगा कि वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं जिनमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हो। ओके, दे आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। और स्केलर क्वांटिटीज क्या होते हैं? सिर्फ मैग्नीट्यूड वाले। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे लेंथ। ओके, तो क्या हम कभी कहते हैं क्या कि इसकी लेंथ 1 मीटर है उस डायरेक्शन में? नहीं, हम सिर्फ बोलते हैं कि एक चीज की लेंथ 1 मीटर है या इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, सिर्फ लेंथ के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं आता। क्या आता है? मैग्नीट्यूड आता है। ओके, ऐसे ही मनी। अब मनी में आप बोलते हैं क्या इतने मनी इन दिस डायरेक्शन? नहीं, सिर्फ मनी क्या होता है, जैसे कि 100 रुपीज, तो ये क्या है? सिर्फ स्केलर है, यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, फिर बात करते हैं स्पीड की। तो स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, इसे याद रखिएगा। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, टेम्परेचर स्केलर क्वांटिटी होता है, एरिया भी आपका एक स्केलर क्वांटिटी होता है। और भी सिर्फ इतनी ही नहीं है, और भी बहुत सारी क्वांटिटीज हैं जो स्केलर क्वांटिटी के अंदर लाई करती है। तो वो सब क्या है, आप एक बार रिकॉल कीजिए। अगर नहीं भी करना है तो एक्सरसाइज 10.1 में कुछ क्वेश्चंस हैं जहां पे आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सी क्वांटिटी स्केलर है, कौन सी क्वांटिटी वेक्टर है। इन क्वेश्चंस को भी ना इग्नोर मत करना आप लोग, क्योंकि एक्सरसाइज 10.1 में आपसे डायरेक्टली क्लासिफिकेशन पूछा गया है कि ये जो क्वांटिटीज है स्केलर है या वेक्टर है। तो बस एक बार सुनने के लिए उसे पढ़ लीजिए, अगर कभी हुआ 1 मार्क्स में ये पूछा जा सकता है। ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होती है? उन क्वांटिटीज को हम स्केलर क्वांटिटीज कहते हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। एक दो नाम याद कर लो जरा, जैसे कि एरिया, टेम्परेचर, मनी, लेंथ, हाइट, ये सब आपके स्केलर क्वांटिटी है। ओके, फिर बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटीज की। वेक्टर क्वांटिटीज, उन क्वांटिटीज को हम वेक्टर क्वांटिटीज कहते हैं जिसमें दो चीजें हो। कौन कौन सी? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे कि फोर्स। फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब भी हम फोर्स के बारे में बात करते हैं तो ऐसे कहते हैं ना कि इस बॉडी पे 10 न्यूटन का फोर्स लगा है, इन विच डायरेक्शन? डायरेक्शन भी देखा जाता है। हम किसी भी चीज पे अगर फोर्स लगा रहे हैं तो वहां पे हम लोग डायरेक्शन के बारे में भी बातें करते हैं। ओके, आप लोगों ने बहुत बार ये फोर्स में सीखा ही होगा कि सपोज ये बॉक्स है, इस पे फोर्स लगाया जा रहा है 10 न्यूटन का सपोज, तो किस डायरेक्शन में?
इस डायरेक्शन में। ओके, तो अगर यहां से फोर्स लगा रहे हैं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स में दो चीजें इन्वॉल्व होती हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों ही। ओके, तो जिन भी क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों इन्वॉल्व हो उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है। और फोर्स हमेशा आप लोगों को याद रहता है एज अ एग्जांपल। ओके, फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके बाद बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, फिर बात करते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी आप याद रखिए, v से वेक्टर, v से वेलोसिटी। वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड, s से स्पीड, s से स्केलर। ठीक है, ये कुछ कुछ भी आप याद करने के तरीके बना सकते हो और बाकी सारी चीजें हमने देख लिया। अगेन फिर से वही बात कहूंगी, सिर्फ इतने एग्जांपल्स नहीं है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, पेपर में पूछा जा सकता है आप लोगों से 1 मार्क्स में, तो इनको जरा एक बार पढ़ लेना। ठीक है, चलो, तो हमने इस स्लाइड में क्या सीखा कि फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ टू टाइप्स, स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर क्या होता है, जल्दी से आंसर करो। स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, उन क्वांटिटीज को स्केलर कहते हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। वेक्टर मैम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों। तो क्या मैम हम ये फिजिक्स खेलने वाले हैं क्या, हम फिजिक्स पढ़ने वाले हैं? नहीं, हम फिजिक्स नहीं पढ़ने वाले हैं। हमारा चैप्टर का नाम है वेक्टर अलजेब्रा। तो थोड़ा सा ना ये रिकॉल करवाना भी आपको जरूरी है कि क्या आपको ये सारी बातें याद है कि नहीं। ओके, मैथ्स में वेक्टर क्या है वो तो हम अभी सीख ही लेंगे, लेकिन ये एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था, कुछ क्वेश्चंस थे आपके बुक में, तो ये सारी चीजें एक बार जस्ट टू रिकॉल है, इसे रिकॉल कीजिए और अपने पुराने दिनों को याद कीजिए। ठीक है, ओके जी। जैसे मैं आपसे कह रही थी कि हो सकता है कभी ना कभी आपसे 1 मार्क्स में पूछ लिया जाए कि क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर्स एज स्केलर एंड वेक्टर, पूछा जा सकता है। ठीक है, बुक में मेंशन है तो कुछ भी आ सकता है, आप बिल्कुल तैयार रहिए। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमने आपके सामने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज रखी हैं, आप हमें क्या बता दीजिए, क्या ये स्केलर है या वेक्टर है। अब आप कहोगे मैम अभी जो आपने हमें पीछे वाली स्लाइड में एग्जांपल्स दिए थे वहां तो कुछ टर्म्स लिखे थे, आप तो हमारे साथ ये ऐसा ही यूनिट में खेल रहे हो, यूनिट्स में बातें कर रहे हो, तो ठीक है कोई बात नहीं। अब बुक में आपका ऐसा ही क्वेश्चन है, अब आपसे ये ऐसा माना जा रहा है कि आप लोगों को पता है कि न्यूटन किसकी एसआई यूनिट होती है, फोर्स की होती है। ठीक है, सेकंड्स किसकी एसआई यूनिट है, टाइम की। तो हो सकता है आप लोगों से ना इस वे में क्वेश्चन पूछ लिया जाए, फिर आपको सोचना पड़े कि ये किसकी यूनिट है, और उसके बाद आप बता पाएंगे कि गिवन क्वांटिटी स्केलर है या वेक्टर है। ओके, तो बहुत टफ नहीं है ये, हम ज्यादा इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन को देखेंगे और मान लो कि अगर याद नहीं है तो अभी उसे याद करने की कोशिश कर लेंगे। ओके, चलो, पहला क्वेश्चन है 5 सेकेंड्स। तो ये 5 सेकेंड्स क्या है, स्केलर है या वेक्टर है? तो आप कहोगे सेकेंड मतलब टाइम। ठीक है, ये लोग किसकी बात कर रहे हैं, टाइम की बात कर रहे हैं। तो क्या कभी ऐसे बोलते हैं क्या हम कि 6 बज रहे हैं नॉर्थ डायरेक्शन में, ऐसा थोड़ी बोलते हैं हम लोग। तो टाइम क्या है आपका, एक स्केलर क्वांटिटी है। तो याद रखिएगा 5 सेकेंड क्या है, स्केलर। ओके, मैं स्केलर के लिए s और वेक्टर के लिए v लिखूंगी। ओके, फिर है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ये क्या है, सेंटीमीटर क्यूब कब आता है, मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को बता दोगे। क्यूब कब लगाते हैं अपन लोग, जब वॉल्यूम की बात करें। तो क्या वॉल्यूम कभी बोलते हैं कि इतना वॉल्यूम इन दैट डायरेक्शन, हम सिर्फ वॉल्यूम बोलते हैं। 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसका मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। तो मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। 10 न्यूटन, न्यूटन किसकी एसआई यूनिट है, याद नहीं थी तो अभी याद कर लो। न्यूटन एसआई यूनिट होती है फोर्स की, और फोर्स क्या होता है, फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसका आंसर आएगा v, दैट इज वेक्टर। ओके, 30 किलोमीटर पर आवर। अभी 30 किलोमीटर पर आवर क्या है, किलोमीटर मतलब डिस्टेंस, पर आवर मतलब टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम क्या होता है, स्पीड। ओके, तो ये 30 किलोमीटर पर आवर क्या है, स्पीड है। तो स्पीड क्या होता है, s से स्पीड, s से स्केलर, मतलब इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। तो ये क्या है, ग्राम मतलब मास, सेंटीमीटर क्यूब मतलब वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी। तो 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब डेंसिटी है, और डेंसिटी भी क्या होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ओके, फिर बात करते हैं इसकी, 20 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ये क्या होगा, मीटर मतलब डिस्टेंस, सेकंड मतलब टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है ये वेलोसिटी।
मैंने इसे डिस्प्लेसमेंट क्यों बोला, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है और इन लोगों ने साफ साफ बोला है एक डायरेक्शन। तो वेलोसिटी ही वो चीज होती है मीटर पर सेकंड में जिसमें डायरेक्शन हो। तो यहाँ पे ये क्या है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। क्यों, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन भी है, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जुड़ जाते हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। सो आई होप ये क्वेश्चंस तो बहुत ही ज्यादा इजीली आपसे हो गए होंगे। ओके, चले आगे अपन। राइट, सो आगे जो भी एग्जाम्पल्स हैं उन एग्जाम्पल्स को भी आप ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस कराऊंगी, वहां पे भी आपको कम से कम 10 क्वेश्चंस तो ऐसे मिल ही जाएंगे जो क्लासिफिकेशन वाले होंगे। ओके, तो उन्हें भी एक बार देख लेना, कुछ भी आएगा तो इनमें से ही आएगा। आगे चलते हैं अपन। ओके, सो अब हम आते हैं अपने 10th क्लास में, कि 10th क्लास में नहीं 12th क्लास में, कि 12th क्लास में रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स में हम क्या सीखने वाले हैं। हमारे लिए वेक्टर का मतलब क्या है, एज अ 12th क्लास स्टूडेंट्स मैथ्स में वेक्टर क्या होता है, अब हम उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, देखो वेक्टर क्या होता है, यहाँ पे ये कुछ लाइंस आपको दिख रही है। ठीक है, एक काम करो, एक और लाइन बना लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे बनाया सपोज एक लाइन, ये क्या है मैम, एक एंडलेस लाइन है, चली जा रही है कहीं पे भी। ठीक है जी, इस लाइन में आपको कोई डायरेक्शन नजर आ रहा है क्या? अब आप लोग बहुत ध्यान से सुनना, अब यहां से जो कुछ भी स्टार्ट हो रहा है ये तो डेफिनेटली आपके 12th क्लास से रिलेवेंट है और ये सब आपके लिए एकदम नया टॉपिक होने वाला है। ठीक है, तो यहां से आप लोग बहुत ध्यान से सुनना। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैंने इसको सिखाने के लिए आपसे कहा कि देखो ये क्या है, एक लाइन है। ठीक है, यहां से भी एक्सटेंड हो सकती है, वहां से भी एक्सटेंड हो सकती है। इस लाइन का हमें कोई डायरेक्शन नहीं पता। ठीक है, ये सिंपल एक लाइन है, लेकिन इस लाइन में अगर मैं इस तरीके की एरो बना दूं तो ये लाइन क्या हो गई, डायरेक्टेड लाइन हो गई। इसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपवर्ड हो गया। देखो ये क्या है, ये सिंपली एक लाइन है। ठीक है, ये क्या है, ये दोनों क्या है, ये डायरेक्टेड लाइन है, मतलब दोनों के डायरेक्शन है। ओके, हम धीरे धीरे चीजें सीख रहे हैं, कैसे कोई चीज इवॉल्व हो रही है, हम उसकी तरफ जा रहे हैं। हम जानते हैं लाइन कहीं भी जा सकती है, इधर भी उधर भी, सिंपल एक लाइन है ये। लेकिन अगर मैं इस लाइन में एरोस बना दूं तो ये एरोस क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनके डायरेक्शन। तो अब ये लाइन जो पहले एक साधारण सी लाइन थी, अब यहाँ पे क्या बन गई है, ये यहाँ पे ये एक डायरेक्टेड लाइन बन गई है, क्योंकि इसका डायरेक्शन हो सकता है ऊपर की तरफ हो या फिर इसका डायरेक्शन हो सकता है नीचे की तरफ हो। ठीक है, तो डायरेक्टेड लाइन समझते हो, एक लाइन जिसमें हमने एरो के जरिए डायरेक्शन बता दिया। यहाँ अगर ये ऊपर जा रहा है मतलब ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन है, नीचे जा रहा है मतलब नीचे की तरफ इसका डायरेक्शन है, तो इट इज नोन एज डायरेक्टेड लाइन। फिर इस डायरेक्टेड लाइन में ओके मैंने अगर दो सेगमेंट बना दिए, मतलब दो एंड पॉइंट बना दिए, जैसे कि ये पूरी डायरेक्टेड लाइन थी। ओके, तो यहां पे क्या किया मैंने, ए एंड बी, ये दो पॉइंट बना दिए, तो ये क्या बन गया, डायरेक्शन तो अभी भी है, दो एंड पॉइंट्स बना दिए यहां पे, तो ये क्या बन गया, ये बन गया एक लाइन सेगमेंट। लेकिन कैसा लाइन सेगमेंट, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है और ये एंड पॉइंट्स भी है। एंड पॉइंट की वजह से क्या हो गया, इसकी जो लेंथ है वो फिक्स हो गई। ठीक है, अभी तक इन दोनों की लेंथ फिक्स नहीं थी, डायरेक्शन तो था कि हाँ एक ऊपर की तरफ जा रहा है एक नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन इसमें इसकी लेंथ फिक्स नहीं थी। अभी क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एंड पॉइंट बना दिए तो ये फिक्स कर दिया है कि इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी जो लेंथ है वो इतनी ही है। ओके, सो इस लाइन को मैं क्या बोलूंगी, ये जो अब बन गया है, इसको जब मैंने फिक्स किया, जब यहाँ पे मैंने ब्रेक लगाया, तो ये बन गया है आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ओके, व्हाट इज दिस, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो अभी तक हमने क्या इवोल्यूशन देखा, इसमें एक लाइन पड़ी। ठीक है, लाइन क्या है, उसे दुनिया से कोई मतलब नहीं है, यहां जा रही है या वहां जा रही है। ठीक है, बस एक्सटेंड होती जा रही है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है। ओके, फिर जब मैंने सोचा चलो एक काम करते हैं, डायरेक्शन देते हैं, डायरेक्शन दिया तो ये लाइन से क्या बन गई, डायरेक्टेड लाइन बन गई। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, डायरेक्टेड लाइन तो है लेकिन ये अभी भी क्या है,
कहीं भी एक्सटेंड हो सकती है। फिर मैंने उसे फिक्स करने के लिए दो एंड पॉइंट बना दिए। तो ये जो दो एंड पॉइंट है ए एंड बी, इससे ये डायरेक्टेड लाइन किस में ट्रांसफॉर्म हो गई, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट में ट्रांसफॉर्म हो गई। मतलब अब ये जो हिस्सा है आपका, ये बेसिकली इतना है, दिस इज ए, दिस इज बी, यहाँ पे आप समझ जाइए पॉइंट है, और ये रहा एरो। तो ये जो चीज होती है ना, क्या, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, यहाँ पे फिर से लिखती हूँ एक बार, ये जो इतना हिस्सा है जिसे आप लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कह रहे हो, ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही है आपका चैप्टर, दैट इज वेक्टर। ओके, सो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब ही क्या होता है, वेक्टर होता है। तो आप लोग जब 12th क्लास में वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे ना, तो आप क्या पढ़ेंगे, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज वेक्टर, तो आप कहेंगे इट इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। यहां तक सब क्लियर है, व्हाट इज वेक्टर, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट बनाने से क्या हो गया, उसकी लेंथ फिक्स हो गई। ओके, और डायरेक्शन क्या है, आपका एरो। तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने ये समझने की कोशिश की लाइन क्या है, फिर लाइन से थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने डायरेक्टेड लाइन बनाया, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़े तो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट बनाया, और बस में जाके वहीं रुक गए, क्योंकि डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ही क्या होता है, वेक्टर होता है। ओके, आई होप ये बातें क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर। तो यहां पे आप लोग देखो जरा, जैसे आपने इसे बनाया इस तरीके से। ओके, अब यहाँ पे मान लो एंड पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों कैसे है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, डायरेक्शन और दो एंड पॉइंट्स है। तो ये है आपका ए वेक्टर, ए पॉइंट, और ये है आपका बी पॉइंट। ठीक है, तो इस डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट जो कि वेक्टर होती है, उसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए बी वेक्टर से। जब आप अपने कॉपी में लिखेंगे ना कि आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, डायग्राम तो ठीक है, लेकिन कॉपी में कैसे लिख के दिखाओगे, ऐसे ए बी और फिर वेक्टर का साइन। ठीक है, मतलब ये एरो का साइन जैसे यहाँ पे बना हुआ है, ज्यादा अच्छे से आप यहां समझ पाओगे, डिनोटेड बाय ए बी और ऊपर वेक्टर। ठीक है, या तो ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, या फिर ये जो आपका वेक्टर बना हुआ है ना, या तो आप लोग ए बी से रिप्रेजेंट कर लीजिए, ए बी और ऊपर वेक्टर का साइन, या फिर क्या करो, आप किसी एक नंबर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जैसे कि ए, तो ए वेक्टर। ओके, मतलब कहने का सिर्फ ये है कि सपोज ये आपका वेक्टर ए बी था। ओके, यहाँ पे समझना ये लाइन सेगमेंट ही है। ओके, सपोज ये आपका एक ए बी वेक्टर है, तो इसे आप कैसे लिखेंगे, ए बी, और यहाँ ऊपर बनाएंगे एरो। या तो आप ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको, या फिर एक सिंगल अल्फाबेट ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, ए बी वेक्टर बोलूं या ए वेक्टर बोलूं, दोनों एक ही चीज है, पर यहां पे लिख देना ए वेक्टर ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट करते हो वेक्टर को। राइट, आई होप ये बातें क्लियर है। धीरे 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 चीजें ना बिल्डअप होती जाएंगी, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लेना कि हो क्या रहा है, कुछ नया सीख रहे हो तो थोड़ा सा समय लगेगा। राइट, चलो, सो अभी तक हमने रिप्रेजेंटेशन देख लिया, किस तरीके से लिखा जाता है उसे देख लिया। कोई भी आपसे पूछे व्हाट इज वेक्टर, आप क्या कहेंगे, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अब थोड़ा सा और अच्छे से इसका रिप्रेजेंटेशन सीखते हैं। राइट, ये रहा आपके लिए एक वेक्टर, इस तरीके से ही बनाया जाता है। ये ए पॉइंट क्या हो गया इसका, ये ए पॉइंट इसका इनिशियल पॉइंट हो गया, और यहां पे इसका टर्मिनल पॉइंट हो गया। मैम ये कौन से दो नए शब्द है, ये जो टेल होती है ना वेक्टर की, टेल, इसे क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इस टेल को क्या कहते हैं हम, इनिशियल पॉइंट। ओके, और जो हेड है, जहां पे वो एरो नजर आ रही है, उस हेड को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट। ओके, टर्मिनल पॉइंट। तो इनिशियल का मतलब क्या है, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, टर्मिनल का मतलब क्या है, फाइनल पॉइंट। तो आपका ये जो वेक्टर है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या है, ए, मतलब यहां से आपका वेक्टर स्टार्ट हुआ है। ओके, और टर्मिनल पॉइंट क्या है, बी, मतलब यहां पे ये खत्म हुआ है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पे जहां पे भी ये एरो बन रही है ना, दैट इज अ टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हम मोस्टली इसी तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, अब आपने देखा कि इस वेक्टर में जो एरो है वो इस डायरेक्शन में है, तो एरो का ही खेल है डायरेक्शन में।
इस वेक्टर में ये एरो आपका अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ या फिर मैं कहूं राइट हैंड साइड डायरेक्शन की तरफ पॉइंट आउट कर रही है, तो इस वेक्टर का डायरेक्शन क्या है? ठीक है, यहां पे रिप्रेजेंट भी किया है मैंने, इसका डायरेक्शन क्या है? इस साइड है। ओके जी, सो आई होप आप लोगों को रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्लियर हो गया है। तो याद रखना कि टेल को हम क्या कहते हैं? इनिशियल पॉइंट, और हेड को हम क्या कहते हैं? टर्मिनल पॉइंट। हमने कोई भी वेक्टर बनाया, सपोज ये हमने वेक्टर बनाने की कोशिश की, आप समझ लीजिए कि ये इसका क्या है? इनिशियल पॉइंट। यहां पे एरो समझो, ये एरो वाला हिस्सा क्या हो जाएगा? आपका टर्मिनल पॉइंट, या फिर सबसे अच्छा तरीका ये डायग्राम है। ओके, जहां से आपने अपना वेक्टर बनाया है दैट इज ए पॉइंट, इसे इनिशियल कहते हैं, और जहां पे आपका एरो जा रहा है, ओके, इस पॉइंट को हम कहते हैं टर्मिनल पॉइंट, और जिस भी डायरेक्शन में आपका एरो जाएगा वो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर होती है। इतनी बातें आई होप क्लियर है। ठीक है, ये आपका रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप चाहे तो 2 अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस वेक्टर को। कैसे? अभी प्रीवियस स्लाइड में सिखाया मैंने, ए बी वेक्टर। आप चाहे तो इसी वेक्टर को एक अल्फाबेट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए वेक्टर। आपके ऊपर है, आपको दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप रिप्रेजेंटेशन क्लियर है। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को? ये बनाया हमने इनिशियल पॉइंट, ये गए हम फाइनल पॉइंट, और ये रहा एरो। सो दिस इज ए, दिस इज बी। हमेशा याद रखना ये एरो जिसके ऊपर है ना, यहां पे उसके ऊपर ही एरो आना चाहिए। ये ए क्या है? इनिशियल पॉइंट। ये क्या है? टर्मिनल पॉइंट। इस टर्मिनल पॉइंट के ऊपर ही एरो आना चाहिए जब रिप्रेजेंट करो, जब 2 अल्फाबेट में लिख रहे हो तब। ठीक है, आई होप ये बातें क्लियर है। अब एक नया टॉपिक है जिसका नाम है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? देखो, आप जानते हो वेक्टर में मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो डायरेक्शन तो ये एरो ही बता देती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मैग्नीट्यूड कौन बताता है? मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैसे पता चलता है? बहुत आसान है। द डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट, ये रहा इनिशियल, ये रहा टर्मिनल। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट के बीच में जो भी डिस्टेंस है, जितनी भी लेंथ है, उसे हम कहते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। ओके, सो बेसिकली हम नॉर्मल भाषा में कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड क्या होती है? मैग्नीट्यूड किसी वेक्टर की होती है लेंथ। और ये लेंथ कैसे निकलती है? ये लेंथ होता है डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इस ए एंड बी के बीच में जितनी भी लेंथ है वो उसकी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है, वो मैं आपको बता दूंगी आगे, लेकिन अभी बस आप शब्दों से नोन हो जाओ कि शब्द क्या होते हैं। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड क्या है? लेंथ ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, या फिर बोल सकते हैं इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। इनिशियल एंड द टर्मिनल पॉइंट के बीच की जितनी भी दूरी है, उस दूरी को कहा जाता है मैग्नीट्यूड, उस लेंथ को कहा जाता है मैग्नीट्यूड। ठीक है, कैसे फाइंड करना है, क्या करना है, वो सब कुछ मैं आपको आगे बताती रहूंगी। अभी बस आप एकदम नए नए शब्दों से खेल रहे हो, तो उन शब्दों को समझ जाओ। ठीक है, अब रिप्रेजेंट कैसे करते हैं मैग्नीट्यूड को? तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, दैट इज मॉड्यूलस साइन। ओके, तो मॉड्यूलस ए बी वेक्टर, या फिर ए वेक्टर था आपका, तो यहां पे बना दो ये साइन, दैट इज मॉड्यूलस। और हमेशा ये पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है? लेंथ। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड क्या है आपकी? मैग्नीट्यूड कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? सपोज ये आपका ए बी वेक्टर था, एक बार बनाती हूं मैं आप लोगों के लिए। दिस इज ए, दिस इज बी, राइट? तो ए बी वेक्टर था ये, इसकी अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस साइन से, दैट इज मॉड्यूलस का साइन। ठीक है, या फिर मैग्नीट्यूड ही बोल दो आप लोग इसको, कहाँ लगे हो मॉड्यूलस बोलने में, क्या बोल दो? मैग्नीट्यूड। इसे रीड कैसे करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। ओके, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर। अगर मान लो मैं इस वेक्टर को इस तरीके से रिप्रेजेंट करती तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखती? तो इसका मैग्नीट्यूड लिखती ए वेक्टर और ये रहे 2 साइन, दैट इज मॉड्यूलस या फिर मैग्नीट्यूड। ठीक है, या फिर मैं इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकती हूं। तो ये 3 तरीके हैं मैग्नीट्यूड के रिप्रेजेंटेशन के। आपको ये रिप्रेजेंटेशन क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आगे हो सकता है मैं इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन यूज करूं। तो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप इस तरीके से 2 मॉड्यूलस का साइन बना लेते हो, दैट इज मॉड्यूलस ए बी वेक्टर या मॉड ए वेक्टर या फिर सिंपल ए, या फिर सिंपली मैं इसे मॉड्यूलस शब्द का यूज ना करूं तो मैग्नीट्यूड सबसे सही शब्द है। मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड ए। ओके, ये जब मैग्नीट्यूड बन रहा है ना, तो इसके ऊपर कोई एरो का साइन नहीं है। मैग्नीट्यूड में अगर आपने ए लिखा है, सिंपल अगर ए है, तो इस
चैप्टर नंबर 10 में क्या समझा जाएगा कि ये एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, लेकिन अगर आपने इसके ऊपर ये एरो बना दी तो ये क्या समझा जाएगा कि ए वेक्टर है। ओके, और एरो हटा दी, सिंपल ए लिखा, तो क्या समझा जाएगा कि ये मैग्नीट्यूड है। तो आई होप आपको ये चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इनिशियल पॉइंट क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए बी। ओके, मैंने अगर ए बी वेक्टर लिखा यहाँ पे तो ये बी के ऊपर बनेगा एरो, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इनिशियल है, बी टर्मिनल पॉइंट है, टर्मिनल पॉइंट के ऊपर ये एरो बननी चाहिए, ठीक है। या फिर सिंगल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं हम ए वेक्टर। और अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड क्या होती है, लेंथ, और उसे इन तीन वे में से किसी भी एक तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, मैग्नीट्यूड ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड ए, या फिर सिंपल ए। तो इससे आप क्या ही समझेंगे, मैग्नीट्यूड समझेंगे। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है कि फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप की होती है, ठीक है। ये जो हमने सबसे पहले सीखा था ये हमने अपनी पुरानी क्लासेस को याद किया था, मतलब 9th-10th क्लास को। फिर हम थोड़े से बड़े हो गए, हम 12th क्लास में एंटर किए और यहाँ पे हमने सीखा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर किस तरीके से क्या होता है, वेक्टर मतलब क्या, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट कैसे लिखते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, इनिशियल पॉइंट क्या है, टर्मिनल पॉइंट क्या है। अभी तक हमने ये सारी बातें सीख ली है और मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में भी डिस्कशन किया है। अब चलते हैं एक और नए टॉपिक की तरफ, तो आ जाओ जरा आप लोग। अब एक और नया शब्द है, दैट इज पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, जरा इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं सो दैट आपको ये टर्म हमेशा याद रहे। तो देखो यहाँ पे क्या है ना, एक पॉइंट आप कंसिडर कीजिए स्पेस में, ठीक है, having coordinates x y z with respect to the origin। हमने क्या किया, कोई भी देखो यहाँ पे थोड़ा 3D बनाने की कोशिश किया, तीन एक्सिस लिए हैं आपने, x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब ये क्या बन गया, एक स्पेस बन गया। इस स्पेस में मैंने एक पॉइंट P लिया और इस पॉइंट P के जो भी कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या है, x, y एंड z। ओके, फिर क्या करो, एक वेक्टर बनाओ OP, और O क्या है, आपका ओरिजिन है, ठीक है। मैंने क्या किया है, एक स्पेस लिया है। कैसे स्पेस को रिप्रेजेंट किया मैंने, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के थ्रू। फिर इसी प्लेन में या फिर इसी स्पेस में मैंने एक पॉइंट P ले लिया। उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, एक्स, वाई, जेड। और साथ ही साथ इस पोजीशन वेक्टर में सबसे बड़ा रोल होता है ओरिजिन का। तो यहाँ पे मैंने ओरिजिन भी लिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0, 0 एंड 0, ठीक है। अब एक वेक्टर OP बनाया having O and P as its initial and terminal point। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर बनाया OP, दिख रहा है आप लोगों को ये वेक्टर, देखो ये पूरी एक लाइन जा रही है सीधी सी, ये इसका इनिशियल पॉइंट, ये इसका टर्मिनल पॉइंट और ये रहा एरो। तो ये OP क्या है, एक वेक्टर बनाया है। इसमें O क्या है आपका, यहां लिख देती हूं मैं, इसमें O है आपका इनिशियल पॉइंट, ओके, O इज इनिशियल पॉइंट, और P क्या है आपका यहाँ पे, टर्मिनल पॉइंट, ठीक, P इज द टर्मिनल पॉइंट। फिर देखो इस कॉल द पोजीशन वेक्टर। तो ये जो OP वेक्टर बनाया है ना, इस OP वेक्टर को ही मैं पोजीशन वेक्टर कहती हूँ। बहुत बड़ी चीज नहीं है, अभी आपको समझाती हूँ, सुनो। ये तो आपने डायग्राम से समझा, अब जरा मेरी बात भी सुन लो। हर उन वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो, टर्मिनल पॉइंट कुछ भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे इस OP वेक्टर का इनिशियल पॉइंट क्या था, ओरिजिन। तो इनिशियल पॉइंट जिन भी वेक्टर के ओरिजिन होते हैं ना, उन वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। बस इतनी सी बात थी, कहाँ लगे थे आप लोग, ठीक है। तो व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर इमेजिन कीजिए स्पेस में, ठीक है, एक ऐसा हमने वेक्टर बनाया जिसका इनिशियल पॉइंट क्या है, जिसका इनिशियल पॉइंट है आपका ओरिजिन, ठीक है। ये रहा आपका इनिशियल पॉइंट, दिस इज ओरिजिन। टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट क्या है, P, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x, y, z। टर्मिनल पॉइंट कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट्स इट, ओके। सो दिस इज OP वेक्टर। और पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, R वेक्टर से। आप इसे अल्फाबेट में ऐसे भी बोल सकते हैं, OP वेक्टर, ओके, या फिर आप इसे रिप्रेजेंट करते हैं एज R वेक्टर। तो ये क्या है आपका, ये आपका एक पोजीशन वेक्टर है, ओके।
चले आगे, हमेशा याद रखना ओरिजिन इनिशियल पॉइंट होना ही चाहिए। उसके बाद इस पोजीशन वेक्टर की, मतलब इस ओपी वेक्टर की अगर मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए तो इसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, वो ही कैसे रिप्रेजेंट किया है, मैग्नीट्यूड ओपी वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कैसे आया ये मैग्नीट्यूड, ये मैग्नीट्यूड बेसिकली आया है डिस्टेंस फॉर्मूला से। ठीक है, लेकिन आपको उसमें नहीं जाना है, आगे धीरे धीरे हम जब थोड़े और आगे बढ़ेंगे तब ये चीजें आपको क्लियर और अच्छे से हो जाएगी। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगा है। डिस्टेंस फॉर्मूला याद है आप लोगों को, अंडर रूट क्या होता था, 2 पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट्स गिवन होते थे और आपसे जब डिस्टेंस पूछा जाता था तो आप क्या करते थे, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो बेसिकली ये जो आपकी मैग्नीट्यूड आई है ना, ये उसी डिस्टेंस फॉर्मूले से आई है। देखो x माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब x स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब y स्क्वायर प्लस z माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब z स्क्वायर। तो ये इस तरीके से आपको पोजीशन वेक्टर की मैग्नीट्यूड मिली है। तो याद रखेंगे आप लोग इसको, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, एक बार इसे सम अप करती हूँ, बहुत ज्यादा नए टर्म से आपको टेंशन नहीं लेना है, हम उसे जितना इजी करके पढ़ सकते हैं उतना उसे इजी करके पढ़ेंगे सो दैट आपको हर एक टर्म बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, तो हम फिर से स्टार्ट करते हैं। कोई आपसे पूछे पोजीशन वेक्टर क्या है, तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके दिमाग में आना चाहिए वो ये है कि उन वेक्टर को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट 0 हो, टर्मिनल पॉइंट कुछ भी हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सपोज यहाँ पे टर्मिनल पॉइंट एक्स वाई जेड है, इसका इनिशियल पॉइंट क्या था, ओरिजिन। तो जिन भी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट ओरिजिन है उन वेक्टर का एक नया नाम होता है और वो नाम क्या है, पोजीशन वेक्टर। ठीक है, अब चाहो तो यहाँ पे और एग्जाम्पल्स लेके भी सीख सकते हो। सपोज दिस इज एक्स एक्सिस, ये आपकी वाई एक्सिस, ये आपकी जेड एक्सिस। यहां से मान लो मैंने 2-3 वेक्टर्स निकाल दिए, ये सारे वेक्टर्स, दिस इज ए वेक्टर, सपोज ये आपका बी वेक्टर है और सपोज करो ये सी वेक्टर है। ठीक है, तो ये सारे वेक्टर्स के इनिशियल पॉइंट क्या है, इन सभी वेक्टर्स का इनिशियल पॉइंट है ओरिजिन। तो ये सारे ही वेक्टर्स ए बी सी वेक्टर क्या कहलाएंगे, पोजीशन वेक्टर कहलाएंगे। ठीक है, बस इतनी सी बात है, याद रखना, कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं है। ठीक है, बस नाम समझो, पोजीशन वेक्टर, उन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो, काम खत्म। कैसे निकालते हैं मैग्नीट्यूड, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कैसे आया ये मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस फॉर्मूले की हेल्प से। ओके, आई होप ये बातें क्लियर है। अगर पोजीशन वेक्टर याद है तो देखो ये भी याद रखना कि बुक में हमेशा पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको आर वेक्टर मिलेगा। तो आप ऐसा मान लीजिए कि पोजीशन वेक्टर की अगर ये लोग बात कर रहे हैं मतलब आर वेक्टर है। आर वेक्टर किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, चलो, और ये मैग्नीट्यूड क्या आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। नेक्स्ट, अब एक नया टॉपिक है, बहुत ही प्यारा टॉपिक है। इस पे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो तो आप लोगों को एक्सरसाइज 10.2 में पता चलेगा, लेकिन यहाँ पे इधर इस एक्सरसाइज में बस आप लोग इनके नाम से फ्रेंडली हो जाइए, फैमिलियर हो जाइए, तो बस हम इनके नाम सीखेंगे। ठीक है, क्या है मैम ये टॉपिक, टॉपिक है आपका डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। ये 3 नए शब्द हैं, वो हमें अभी सीखना है। अभी तक हमने वेक्टर सीख लिया, मैग्नीट्यूड सीख लिया, पोजीशन वेक्टर सीख लिया। जल्दी से बताओ पोजीशन वेक्टर क्या है, उन वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं जिनका इनिशियल पॉइंट ओरिजिन हो। याद रखना, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। अब 3 नए शब्द सीखने जा रहे हैं, बहुत ही इजी शब्द है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है आपको, और वो शब्द है आपके डायरेक्शन एंगल। अच्छा, ऐसे एंगल जो डायरेक्शन बता रहे हैं, हाँ हो सकता है। फिर डायरेक्शन कोसाइन, ओके, कोसाइन तो मतलब कॉज होता है। ठीक है, फिर डायरेक्शन रेशियोज। आओ जरा इनको भी सीखते हैं बहुत अच्छे से। तो ये सारी बातें जो हम करेंगे ना, ये सारी बातें हम स्पेस में करेंगे। चलिए स्पेस में, चलो मेरे साथ। सो दिस इज एक्स एक्सिस, ये रहा आपका वाई एक्सिस और ये रहा आपका जेड एक्सिस। ठीक है, और इस टॉपिक को ऐसे पढ़ना कि जब मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी ना 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, तब ये मत बोलना कि मैम हम तो पहली बार नाम सुन रहे हैं, क्योंकि यही टॉपिक आप लोगों का 3D में भी आएगा। ठीक है, तो वहां पे भूल मत जाना। तो यहाँ पे जस्ट इंट्रोडक्शन है, तो धीरे धीरे आप चीजों को फिर से क्या करेंगे, बिल्डअप करते चलेंगे। ओके, तो हम चले गए थे स्पेस में, ये रहा आपका एक्स एक्सिस,
y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ये सेम डायग्राम आपकी एनसीईआरटी बुक में है। अगर बहुत अच्छे से आपको क्लियर नहीं हो तो अपने पास अपनी एनसीईआरटी बुक को भी रखें। ओके चलो, सो दिस इज x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस। अब मैं सबसे पहले आपको सिखाने की कोशिश कर रही हूं डायरेक्शन एंगल। अभी हमारा टारगेट क्या है सीखने का? डायरेक्शन एंगल्स। ठीक है, यहां रीड मत करो, बस यहां देखते चलो। सो मैंने क्या किया, ये तीनों को समझने के लिए किसको बुला लिया? अब देखो ओरिजिन है तो कौन से वेक्टर को बुलाऊंगी? पोजीशन वेक्टर को। मैंने एक पोजीशन वेक्टर बुलाया OP, दिस इज O और ये लिखा है P। ये OP क्या है? मेरा पोजीशन वेक्टर है। और हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पोजीशन वेक्टर को हम R वेक्टर से भी डिनोट करते हैं। सो दिस इज माय पोजीशन वेक्टर। मैंने बेसिकली क्या किया था, एक स्पेस में एक पॉइंट P ले लिया था। उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? X, Y एंड Z। ठीक है, अब यहाँ पे ओरिजिन था तो इस पॉइंट P ने कहा चलो पोजीशन वेक्टर बना ले, तो यहाँ पे ये क्या बन गया? पोजीशन वेक्टर बन गया। अब ये जो वेक्टर है ना, ये पोजीशन वेक्टर R वेक्टर, ये x एक्सिस के साथ, y एक्सिस के साथ और z एक्सिस के साथ कुछ एंगल्स बनाता है। ठीक है, कौन? पोजीशन वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है, क्योंकि देखो ये कैसे भी मूव कर सकता है ना, कैसे भी मूव कर सकता है, ये मतलब कुछ भी एंगल बना सकता है इन तीन एक्सिस के साथ। तो इस पोजीशन वेक्टर R ने, सपोज ये देखो आप, ये x एक्सिस है, ठीक है, और हम पूरे 3D में वेक्टर में हमेशा ऐसा ही फिगर बनाने वाले हैं, ऐसे ही अपनी एक्सिस को बनाएंगे। मैं हमेशा यहाँ x एक्सिस बनाऊंगी, यहाँ y एक्सिस और यहाँ z एक्सिस, सो एकदम यूनिफॉर्म रहे। ठीक है, तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, देखना ध्यान से, ये x एक्सिस के साथ एक एंगल बनाता है। इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ ये जो पोजीशन वेक्टर R है एक एंगल बनाता है और उस एंगल का नाम है अल्फा। ठीक है, तो अल्फा क्या है? जो आपका पोजीशन वेक्टर था ना मैम, उसने पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है दैट इज अल्फा। ठीक है, फिर y एक्सिस बोलती है कि भाई हमारे साथ भी कुछ एंगल बनाया होगा, तो वो एंगल क्या बनाया है? देखो ये आपका पोजीशन वेक्टर, दिस इज R वेक्टर, ये y एक्सिस, तो ये जो R वेक्टर है ना, ये इस y एक्सिस के साथ भी कुछ एंगल बनाएगा। दिस R वेक्टर मतलब आपका पोजीशन वेक्टर y एक्सिस के साथ भी एक एंगल बना रहा है उसके पॉजिटिव डायरेक्शन में, और उस एंगल को कहा जाता है बीटा। ओके, अब अल्फा है तो बीटा ही तो आएगा। ठीक है, तो x एक्सिस के साथ R वेक्टर ने कौन सा एंगल बनाया? अल्फा बनाया। y एक्सिस के साथ पोजीशन वेक्टर ने कौन सा एंगल बनाया? बीटा बनाया। फिर किसकी बारी आएगी? z एक्सिस की। ओके, तो ये जो आपका पोजीशन वेक्टर R है ना, इसने इस z एक्सिस के साथ भी एंगल बनाया और उस एंगल का नाम क्या है? गामा। ठीक है, तो अल्फा, बीटा एंड गामा ये वो तीन एंगल्स हैं जो कौन बना रहा है? R वेक्टर बना रहा है। रीड करो आप लोग, द एंगल्स अल्फा, बीटा, गामा मेड बाय द वेक्टर R with the positive direction of x, y and z axis respectively। मतलब इस R ने x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा एंगल बनाया? अल्फा बनाया। ठीक है, इस R ने y एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा एंगल बनाया? बीटा बनाया। और अगेन इस ही R ने मतलब R वेक्टर ने z एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कौन सा एंगल बनाया? अल्फा बनाया, गामा बनाया। ठीक है, तो ये अल्फा, बीटा, गामा कौन है? दे आर द एंगल्स मेड बाय पोजीशन वेक्टर इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो ये जो तीन एंगल है ना, इन्हीं तीन एंगल को हम क्या कहते हैं? इन्हीं तीन एंगल को हम डायरेक्शन एंगल्स कहते हैं। ठीक है, ये बातें क्लियर है? तो यहां तक आपने क्या समझा? यहां तक आपने ये समझा कि सपोज आपके पास, अब देखो डायग्राम पे ज्यादा फोकस मत करना आप लोग, थोड़ा समझने की बस कोशिश करो। ओके, सपोज ये आपका x एक्सिस था, ये आपका y एक्सिस था और ये आपका z एक्सिस था। यहाँ पे क्योंकि ओरिजिन है तो ओरिजिन जब भी आएगा तो कौन सा वेक्टर आएगा? पोजीशन वेक्टर आएगा। सपोज दिस इज OP, मतलब इसे हम R वेक्टर से भी डिनोट करते हैं, आप लोग जानते हैं। ये P के कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। ठीक है,
क्लियर है ये सारी बातें? ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। ठीक, फिर मैंने एक पोजीशन वेक्टर बनाया, ओपी वेक्टर या फिर आर वेक्टर। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है ना, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज अल्फा। अच्छे से बना दे, दिस इज अल्फा। वाई एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है बीटा, और ये पोजीशन वेक्टर आपकी जेड एक्सिस के साथ कुछ एंगल बना रहा है, दैट इज गामा। ओके, तो यही आपके जो अल्फा, बीटा और गामा है ना, यहां लिखें क्या अपन, देखो अल्फा, बीटा और गामा जो आर वेक्टर बना रहा है इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये पूरी कहानी मन में याद रखो। इन्हीं तीन एंगल को हम क्या कहते हैं? इन्हीं तीन एंगल को हम कहते हैं डायरेक्शन एंगल्स। क्या ये हमेशा याद रहेगा? व्हाट इज डायरेक्शन एंगल? यस मैम, याद रहेगा। आगे चलते हैं अब, चलो ठीक है। अब डायरेक्शन एंगल सीख गए, अब किसकी बारी है बताओ तो जरा। डायरेक्शन एंगल के बाद अब किसकी बारी है? डायरेक्शन कोसाइन की। ठीक है, अब ये डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है सुनो। जो डायरेक्शन एंगल्स थे ना, अल्फा, बीटा, गामा, किसने बनाए थे? आर वेक्टर ने बनाए थे। किस डायरेक्शन में? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। मतलब मैम जो अल्फा, बीटा, गामा थे, अगर उन्हीं अल्फा, बीटा, गामा का हम कोसाइन वैल्यू ले लें, कोसाइन मतलब कॉज लगा दें आगे, तो वो डायरेक्शन कोसाइन बन जाते हैं। अच्छा, इतना इजी था? बिल्कुल हाँ, इतना ही इजी था ये। ठीक है, सो द कोसाइन वैल्यूज ऑफ दीज एंगल्स, मतलब cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा आर कॉल्ड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर आर। ठीक है, तो उस वेक्टर आर में जो ये तीन एंगल्स थे ना, डायरेक्शन एंगल्स, अगर उनके आगे cos लगा दो आप, तो आपने एक नया शब्द सीख लिया और उसका नाम है डायरेक्शन कोसाइन। ठीक है, दैट इज नोन एज डायरेक्शन कोसाइंस। और डायरेक्शन कोसाइंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल, स्मॉल एम एंड स्मॉल एन रिस्पेक्टिवली। आओ इसको जरा अच्छे से और समझ लेते हैं अपन। सो ये तो डायरेक्शन एंगल्स हो गए। अब इस डायरेक्शन एंगल के आगे अगर मैं कॉस लगा दूं, कॉस अल्फा, इसके आगे भी कॉस लगा दूं, कॉस बीटा, और इसके आगे भी कॉस लगा दूं, मतलब कॉस गामा। और कॉस अल्फा ही बेसिकली क्या होता है? कॉस अल्फा ही बेसिकली एल होता है, कॉस बीटा ही बेसिकली एम होता है, और कॉस गामा ही बेसिकली एन होता है। तो आपने एक नया शब्द सीख लिया, दैट इज डायरेक्शन कोसाइन। तो इन्हें क्या कहा जाता है? डायरेक्शन कोसाइन कहा जाता है। सो डायरेक्शन कोसाइन बेसिकली क्या होते हैं? डायरेक्शन एंगल्स के आगे आप कॉस लगा दो, और डायरेक्शन कोसाइन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? डायरेक्शन कोसाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल, एम और एन से। बस इतनी सी बात है। आई होप डायरेक्शन कोसाइन भी क्लियर हो गया। अब किसकी बारी है? अब बारी है दूसरे टर्म की, दैट इज डायरेक्शन रेशियोज। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और समझते हैं डायरेक्शन रेशियोज क्या है। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन रेशियोज पे आने से पहले एक छोटी सी बात और है। अब डायरेक्शन कोसाइन इतने में तो मानेगा नहीं, थोड़ा सा और उसका ना एक्सप्लेनेशन है, उस एक्सप्लेनेशन को भी समझ लेते हैं। मैम क्यों? देखो सुनो, डायरेक्शन कोसाइन क्या था? कॉस अल्फा। क्या आप लोग इस फिगर को देख के कॉस अल्फा की वैल्यू नहीं बता पाओगे? 10th क्लास में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है कि नहीं? आप डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को लेंथ के रेशियो में रिप्रेजेंट कर लेते थे, तो वही काम आपको 12th में भी करके दिखाना है। ठीक है, तो अभी डायरेक्शन रेशियोज पे हम नहीं आए हैं, हम फिर से जा रहे हैं डायरेक्शन कोसाइन के ऊपर, क्योंकि कॉस अल्फा ये कह रहा है कि जरा कॉस अल्फा को तुम बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज के फॉर्मेट में तो लिखो। ठीक है, तो वही फिगर है, राइट? यहाँ पे आ जाओ आप लोग। सो ये एंगल था आपका अल्फा, ये था आपका बीटा, और ये था आपका गामा। ये कौन होते हैं? डायरेक्शन एंगल्स होते हैं। ठीक है जी। सो अगर मुझे कॉस अल्फा चाहिए तो बहुत ध्यान से देखना आप लोग। सी, ये आपका पॉइंट P था, यहां पे एक पॉइंट A लिया, मैंने PA को ज्वाइन किया। अब देखो ये जो है ना, ये 3D की कहानी है। ये एक्स एक्सिस ना, आप ये तीनों एक्सिस आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर भी रहती हैं। तो यहाँ पे ये फिगर में आपको ऐसा नजर नहीं आएगा, लेकिन ये जो PA को हमने ज्वाइन किया है ना, ये परपेंडिकुलर गिरी है एक्स एक्सिस पे। तो याद रखिएगा कि ये कैसा ट्रायंगल बनाएगी? कौन? OPA। OPA
ए कैसा ट्रायंगल बनाएगी, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगी, और ये ए पे कैसा है, 90 डिग्री है। ठीक है, अभी आपको ऐसा फील नहीं आएगा, लेकिन बेसिकली वो राइट एंगल ट्रायंगल ही बना रही है। ओके, तो इतने फिगर को मैंने अलग से एक्सट्रैक्ट किया और बाहर बना दिया। ठीक है, दिस इज ओ पी ए। अब ये ए आपका एक्स एक्सेस पे था, तो इतनी लेंथ इनने कितनी मानी है, एक्स मानी है। ओपी क्या था, ओपी क्या था, ओपी तो पोजीशन वेक्टर था, और पोजीशन वेक्टर की अगर मुझे लेंथ चाहिए तो उस लेंथ को मैं कैसे लिखती हूँ, आर से लिखती हूँ। ये बातें तो हम पीछे ही करके आए हैं अभी, राइट। जब हमने पढ़ा था ना मैग्नीट्यूड, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आर वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड चाहिए तो ऐसा बना दो या फिर ऐसा लिख दो, तो ये क्या होती है, मैग्नीट्यूड होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, लेंथ है। तो बहुत ध्यान से देखना आप लोग। सो ओपी क्या था, फिगर को देखो यहाँ पे आर वेक्टर, लेकिन हमें लेंथ चाहिए, ओपी की लेंथ क्या है, आर है, क्योंकि लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब आर। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी लेंथ क्या है, आर। ओ ए की लेंथ कितनी ली है, एक्स ली है। ये जो ट्राइंगल है ओ ए पी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल जब भी आपके सामने आता है तो कौन पिक्चर में आता है, पाइथागोरस थ्योरम, राइट। तो वो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये जो ओ ए है ना, ये क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा। 90 के अपोजिट वाला हाइपोटेन्यूस होता है एंड दिस इज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो उन चीजों से हमने इन्हें भी फाइंड आउट कर लिया। अब जरा आप ये बताओ, इस फिगर को देख के ये जो था एंगल, देखो आप लोग, ये एंगल जो है पीओए एंगल कितना है, अल्फा है। देखो पीओए कितना था, अल्फा था। ठीक है, मुझे इस फिगर से कॉस अल्फा की वैल्यू चाहिए, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस कौन है यहाँ पे, एक्स। दो एंगल्स के बीच की लाइन हमेशा बेस होती है, तो बेस क्या है यहाँ पे, एक्स। हाइपोटेन्यूस 90 के अपोजिट, हाइपोटेन्यूस क्या है यहाँ पे, आर। तो ये रही आपकी कॉस अल्फा की वैल्यू। कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आई, एक्स बाई आर आई। तो यहां पे हम कॉस अल्फा को एक्स अपॉन आर कह सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ही हम दो ट्राइंगल्स और देखेंगे, कॉस बीटा की वैल्यू निकालेंगे, कॉस बीटा की वैल्यू y बाय आर आएगी, और कॉस गामा की वैल्यू z बाय आर आएगी। ठीक है, तो यहां से आप लोग ये चीज भी जरा नोट डाउन कर लीजिएगा कि कॉस अल्फा कितना आया, x अपॉन आर आया, कॉस बीटा y अपॉन आर, कॉस गामा z अपॉन आर। ठीक है, तो ये सब क्या है, आपके डायरेक्शन कोसाइन है। मतलब x अपॉन आर, आर क्या है, मैग्नीट्यूड, y अपॉन आर, z अपॉन आर। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, देखो कैसे, L इज इक्वल टू एक्स बाई आर, ठीक, m इज इक्वल टू y बाई आर, राइट, फिर n इज इक्वल टू z बाई आर। ठीक है, ये पूरी कहानी किसकी चली आ रही है, डायरेक्शन कोसाइन की ही चली आ रही है। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन कोसाइन को याद रखेंगे। आई होप ये सारी बातें क्लियर है। कॉस अल्फा एक्स बाई आर था और वो एल से डिनोटेड है, तो एल इस तरीके से मैंने लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे आपका डायरेक्शन कोसाइन फिनिश होता है। आई होप छोटी छोटी सी बातें आप सीख चुके हैं। ओके, तो क्या देखा हमने, सबसे पहले डायरेक्शन एंगल बताऊं, उसके बाद हम डायरेक्शन रेशियो पे जाएंगे। डायरेक्शन एंगल में क्या सीख कर आए आप, डायरेक्शन एंगल में आपने ये सीखा कि जो भी आपका पोजीशन वेक्टर है, जल्दी से मन में बोलो, व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, मैम उस वेक्टर को पोजीशन वेक्टर कहते हैं। किसको, जिनका इनिशियल पॉइंट कौन होता है, ओरिजिन होता है। ठीक है, तो हमने एक पोजीशन वेक्टर बनाया था, स्पेस में गए थे हम लोग। अच्छा, तो हमने क्या किया, वहां पे एक पोजीशन वेक्टर बनाया। वो पोजीशन वेक्टर एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है ना, क्या, अल्फा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाती है पॉजिटिव डायरेक्शन में, बीटा, जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाती है, गामा, ये जो तीन एंगल्स है ना, इनको ही डायरेक्शन एंगल कहते हैं। और इन्हीं डायरेक्शन एंगल का अगर आप कॉज ले लें तो ये बन जाते हैं डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एम एन से। अब ये कॉज है, क्या ये ऐसे में खुश हो जाएंगे, नहीं, इनको तो और भी आता है। क्या आता है, ट्रिग्नोमेट्री के रेशियोज। तो हम इसे इस तरीके से ब्रेक कर देंगे। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ये डायरेक्शन कोसाइन है, यहां तक पूरा, यहां से लेके यहां तक,
इसमें से L क्या है x बाय आर, N क्या है y बाय आर और N क्या है z बाय आर। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब एक लास्ट टर्म दैट इज डायरेक्शन रेशियो को भी समझ लेते हैं। अब तो पक्का डायरेक्शन रेशियो है। क्या कह रहा है डायरेक्शन रेशियो? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P, डायग्राम याद है? पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? मैम एक बार बता दो। चलो ठीक है, ये रहा आपका पॉइंट P। इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x y z। ओके चलो आगे। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P may also be expressed as LR, MR, NR। मैम अभी तो आपने बोला पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x y z है, अब ये लोग ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या बोला इन लोगों ने? द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P। हमने डायग्राम चेक किया, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? x y z। इनका ये कहना है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। मैम बताओ कैसे? तो सुनो, यहां से x की वैल्यू निकालो जरा, क्या आएगा? ये जो P है आपका x y z, मैं इसमें से जरा x की वैल्यू निकालूं तो कितना आ रहा है? चेक तो करो। x आया, यहां से x निकालो, x कितना आ रहा है? LR। खुश हो गए? y कितना आ रहा है? MR। और कौन? Z। Z कितना आ रहा है? NR। तो सही तो कह रहे हैं ये लोग। ये जो P के जो कोऑर्डिनेट्स है ना x y z, इनको हम ऐसे भी तो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, LR, MR, NR। ठीक है, चलो अब समझ गए हम। फिर इससे क्या होगा? इस तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया, द नंबर्स LR, MR, NR proportional to the direction cosines। ये क्या बात है? सुनो जरा, नंबर्स क्या है आपके? ये LR, MR, NR क्या बोल रहे हैं? प्रोपोर्शनल है डायरेक्शन कोसाइन से। डायरेक्शन कोसाइन क्या था? डायरेक्शन कोसाइन क्या है? L, M और N। तो ये जो तीन नंबर्स हैं आपके LR, MR, NR, ये क्या है? दे आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। जब ये हटेगा तो यहाँ पे एक सिंगल नंबर आ रहा है, तीनों के बराबर है। ओके, तो हमने देखा ये जो तीन नंबर्स थे आपके LR, MR, NR, दे आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। हाँ है प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइंस। तो इन्हीं तीन नंबर्स को हम डायरेक्शन रेशियोज कहते हैं अपने वेक्टर R के। अभी मैं इसको सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, थोड़ा सा रीड करके समझने की कोशिश तो करो। ठीक है मैम, आपने हमें ये बताया कि आपने वो जो पॉइंट P लिया था ना स्पेस में, जिसके कोऑर्डिनेट्स थे x y z, उसको आपने LR, MR, NR में लिखा। यहां तक सब कुछ क्लियर था, हम समझ गए कि पॉइंट P को हम x, y, z की जगह LR, MR, NR ऐसे लिख सकते हैं। फिर आपने हमें ये कह दिया कि ये जो तीन नंबर है ना, राइट, मैजिकल 3 नंबर्स है ये। यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो तीन नंबर्स है ना, दे आर प्रोपोर्शनल टू डायरेक्शन कोसाइन। हाँ हमें भी दिख रहा है, हाँ प्रोपोर्शनल तो है। तो इन्हीं तीन नंबर्स को कहा जाता है डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, और डायरेक्शन रेशियोज को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं स्मॉल a, स्मॉल b एंड स्मॉल c से। ओके, अब सुनो, अब मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके आपको बताती हूँ सो दैट आपको कोई परेशानी ना हो। ठीक, सो कहाँ पे बात करें? इसे हटा दे डायग्राम को अपन। डायग्राम तो क्लियर है ना, इसको लिखने का क्या मतलब, हटा देते हैं अपन। अब हम लोग बात कर रहे हैं किसकी? डायरेक्शन रेशियोज की। चलो ठीक है, आओ। सो एक काम करो, डायग्राम भी बना ही लो आप लोग यहाँ पे, फिर अपन और अच्छे से डिस्कस कर पाएंगे इसे। सो ये है आपकी x एक्सिस, ये है y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से कौन निकला? यहाँ से ओरिजिन से निकला आपका पोजीशन वेक्टर। इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स थे देवर x, y, z, और इसको ही हमने बहुत खुशी खुशी बोला कि दिस इज LR, MR, NR। और ये LR, MR, NR को ही हमने क्या बोल दिया? A, B एंड C। इतना सारा चीजें हमने इस P को बोला है। हाँ ठीक है, अभी क्लियर हो जाएगा, टेंशन मत लो। ये OP वेक्टर है, इसको हम R वेक्टर ऐसे लिख सकते हैं। इसने x एक्सिस के साथ अल्फा बनाया था, y एक्सिस के साथ बीटा और z एक्सिस के साथ गामा बनाया था। ठीक है जी, अब बात आती है डायरेक्शन रेशियोज की। तो जब भी, बहुत ध्यान से सुनना, ठीक है, जब भी आपका वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है,
कैसा वेक्टर है? पोजीशन वेक्टर। क्योंकि अभी हमने जो तीनों टर्म्स सीखे हैं ना, डायरेक्शन एंगल हो, चाहे डायरेक्शन कोसाइन हो, चाहे डायरेक्शन रेशियोज हो, वो पोजीशन वेक्टर पे सीखा है। सो जब भी आपका वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर होता है, तो इस पोजीशन वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो ही उसके डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। आई होप ये चीजें याद रहेंगी। क्या बोला मैंने? पोजीशन वेक्टर, ये रहा पोजीशन वेक्टर, टर्मिनल पॉइंट ये पी पॉइंट, इस पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं दे आर नोन एज डायरेक्शन रेशियोज। ठीक है, ये एल आर, एम आर, एन आर क्या है? डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए बी सी से। मतलब कि मैम इस पोजीशन वेक्टर का जो एक्स पॉइंट था, जो वाई पॉइंट था, जो जेड पॉइंट था, वो डायरेक्शन रेशियोज थे। जी हाँ, वो डायरेक्शन रेशियोज थे। तो ये किस केस में होता है? जब आपका ये ओपी वेक्टर कैसा हो? पोजीशन वेक्टर हो। सो व्हेनेवर एक पोजीशन वेक्टर है, तो पोजीशन वेक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है ना, वो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, आई होप ये बातें याद रहेंगी। ठीक, डायरेक्शन रेशियो को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ए, बी एंड सी से। इस केस में डायरेक्शन रेशियो कौन है? एक्स, वाई, जेड। क्यों? क्योंकि ये एक पोजीशन वेक्टर है। ओके, या फिर एल आर, एम आर, एन आर, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर है। इसके बाद एक छोटा सा रिलेशन है, इस रिलेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। आई होप डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइन क्लियर है। अब बात करते हैं इस पॉइंट, हम अब एक रिलेशन है डायरेक्शन कोसाइन के बीच में, उसे डिराइव करने की कोशिश करेंगे और मैं आपसे कहूंगी आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, और वो रिलेशन क्या है कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो भी डायरेक्शन कोसाइन होते हैं ना, एल एम एन, उनके स्क्वायर का सम कितना होता है? हमेशा 1 होता है। अब भावनाओं में बह के यही काम आप डायरेक्शन रेशियोज के लिए मत करना, क्योंकि डायरेक्शन रेशियोज के स्क्वायर का सम नॉट इक्वल टू 1 होता है। जरूरी नहीं है वो 1 हो, इट इज नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, तो कौन हमेशा इक्वल टू 1 होता है? डायरेक्शन कोसाइंस के स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 1। अब आप सोच रहे होगे मैम ये आया कैसे? ये याद रखना, ये छोटे छोटे मार्क्स में ना पूछ लिए जाने वाले क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखिएगा। ओके, कि डायरेक्शन कोसाइन के स्क्वायर का सम तो 1 है, लेकिन ऐसा डायरेक्शन रेशियोज के केस में नहीं होता है। ठीक है, चलो अब ये कैसे आया तो सुनो, यहां पे प्रूव करते हैं। काम करो आप लोग, इधर आ जाओ। हमें ये प्रूव करना है कि एल स्क्वायर, देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ओके, ये आपका टारगेट है। आप क्या करेंगे? LHS लेके चलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और 1 लाने की कोशिश करेंगे। तो सुनो जरा, L क्या होता है? L क्या पढ़ाया था मैंने आप लोगों को? x बाय r। ठीक है, L की वैल्यू हमने पढ़ी थी x अपॉन r। ये r क्या है मैम? r ना मैग्नीट्यूड है पोजीशन वेक्टर का। अच्छा, तो उसका फॉर्मूला क्या था? बहुत स्टार्टिंग में बताया था मैंने आप लोगों को, याद है क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ r, उसका फॉर्मूला क्या था? वही डिस्टेंस फॉर्मूला 1-2 स्लाइड पहले। हाँ, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये बात क्लियर है तो बताओ मुझे, L क्या है? x बाय r। x तो x है, ठीक है। r क्या था? मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर। कैसे निकाला था? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो r को मैंने इससे रिप्लेस कर दिया। ठीक, इसके बाद y नहीं, L के बाद क्या? m क्या था? याद करो, y अपॉन r। तो यहां पे भी क्या करेंगे हम? y अपॉन अंडर रूट, आप लिखेंगे इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। फिर बात करेंगे आप लोग n से। n क्या है? z बाई r। ठीक है, r क्या है? अब तो आपको याद भी हो गया होगा, दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये सारी बातें आप जानते हो कि l m n ऐसा होता है। अब जरा इस क्वेश्चन के लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलो। लेफ्ट हैंड साइड को जब आप उठाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। अब एल का जरा स्क्वायर करो तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर अपॉन, इसके स्क्वायर से अंडर रूट चला जाएगा, दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। एम क्या है? ये, इसका स्क्वायर करो, सो वाई स्क्वायर अपॉन क्या लिखेंगे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब इन दोनों का स्क्वायर, तो ये क्या होगा? z अपॉन, आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या ये बातें क्लियर है? ठीक है, अब ये तो कोई भी कर देगा, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमिनेटर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ मिलेगा आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्या होता है, इन्हें कट करेंगे तो 0 आएगा क्या, नहीं 1 आएगा। तो ये दोनों गए, आपको मिला 1। तो ये लो, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, राइट हैंड साइड तक पहुंच गए, मतलब आपने ये शो कर दिया कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। और इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है। सो व्हाट इज द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डायरेक्शन कोसाइन, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, कैसे आया, आई होप ये भी क्लियर है। तो ये सारी बातें आप याद रखते चलो। तो एल क्या था, एक्स बाय आर, आर था पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या था, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी थी, उस फॉर्मूले को लगाया। लेफ्ट हैंड साइड उठाया इस क्वेश्चन का, सबके स्क्वायर किए, आराम से ऐड हो गए, ऊपर नीचे सब चला गया, आंसर आया 1। तो क्या आपको याद रहेगा ये बात, तो व्हाट इज एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 1। लेकिन ऐसा डायरेक्शन रेशियोज में हो, दिस इज नॉट पॉसिबल, है जरूरी। ठीक है, चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं अपन। सो यहां तक हमने बहुत सारे नए टर्म्स सीख लिए हैं, अब है कुछ और नए टर्म्स को पढ़ने की बारी, मतलब टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब डिफरेंट टाइप्स के ना वेक्टर होते हैं। हम लोग अभी तक क्या पढ़कर आ गए, फिजिकल क्वांटिटी, मतलब 9th-10th क्लास से घूमते हुए आए, 12th में पहुंचे, रिप्रेजेंटेशन सीखा, मैग्नीट्यूड सीखा, पोजीशन वेक्टर सीखा, फिर डायरेक्शन एंगल, डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज को भी सीख लिया और एक रिलेशन भी सीख के आ गए। अब बारी है टाइप्स ऑफ वेक्टर की। तो टाइप्स ऑफ वेक्टर ना, सबसे पहला टाइप होता है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम लोग नल वेक्टर भी कहते हैं। ओके, तो क्या होता है ये जीरो वेक्टर? अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना, वेक्टर में 2 ही चीज जरूरी है। क्या है वो 2 चीज? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो हम जरा हर एक वेक्टर में ना ये 2 चीजों को जरूर डिस्कस करेंगे कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इनके क्या होते हैं। सो जीरो वेक्टर या नल वेक्टर वो वेक्टर होता है whose इनिशियल एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड। मतलब एक ऐसे वेक्टर को हम जीरो या नल वेक्टर कहते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम हो। ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करे, ओवरलैप करे। तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं जीरो वेक्टर। अब देखो, अब इनिशियल पॉइंट भी वही है, टर्मिनल पॉइंट भी वही है, तो क्या इनकी कुछ लेंथ होगी? नहीं। क्या इनकी कुछ मैग्नीट्यूड होगी? नहीं। तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है? इनकी मैग्नीट्यूड होती है 0। ओके, और इन्हें डिनोट कैसे करते हैं? इन्हें डिनोट करते हैं ऐसे, 0 के ऊपर वेक्टर बना के। ओके, सो 0 के ऊपर वेक्टर बना रहे हैं आप, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। सो व्हाट इज अ जीरो वेक्टर? एक उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं जिसका इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करे, ओवरलैप करे। जीरो वेक्टर का कोई लेंथ नहीं होती, इट इज जीरो। मैम डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन को देखो, आप कह सकते हो एनी डायरेक्शन। इसका डायरेक्शन ना कुछ भी हो सकता है, मतलब कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता इसका। आप कह सकते हैं कि जीरो वेक्टर का एनी डायरेक्शन इज पॉसिबल। ओके, इट हैज नो डेफिनेट डायरेक्शन, so it cannot be assigned a definite direction, ये मेंशन भी है। तो आप जीरो वेक्टर ऐसे लिखें, या फिर आप इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। इसका क्या मतलब है कि इनिशियल पॉइंट भी ए है, टर्मिनल पॉइंट भी ए है, मतलब ए दे आर कोइंसाइडिंग, दे आर ओवरलैपिंग। ठीक है, सो व्हाट इज अ जीरो वेक्टर? एक बार सम अप करते हैं। सबसे पहले जीरो वेक्टर के 2 नाम हैं, एक तो जीरो वेक्टर, दूसरा नल वेक्टर। क्या होता है जीरो वेक्टर? उस वेक्टर को हम जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं जिनके इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट को इंसाइड करे, ओवरलैप करे। ओके, अब क्योंकि इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट सेम है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इनकी कोई मैग्नीट्यूड नहीं होती, इनकी कोई लेंथ नहीं होती। तो व्हाट इज द लेंथ या व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ जीरो वेक्टर? 0। डायरेक्शन के बारे में क्या विचार है आपका? डायरेक्शन का कोई डेफिनेट नहीं होता, इट कैन हैव एनी डायरेक्शन, कुछ भी डायरेक्शन हो सकता है, कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? या तो ऐसे या तो ऐसे। ओके, आई होप जीरो वेक्टर क्लियर है। तो कोई भी आपसे पूछे जीरो वेक्टर या नल वेक्टर क्या है, ये 3-4 बातें आपको करनी है। ओके, फिर बात करते हैं यूनिट वेक्टर। बहुत ध्यान से सुनना, इसके बाद मैं आपसे पूछूंगी टाइप्स ऑफ वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है?
अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यूनिटी मतलब वन, कुछ भी यूनिट हो, मतलब अगर किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर, मीटर है तो 1 मीटर, ठीक है। तो ऐसे वेक्टर्स को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड ना यूनिटी हो, ठीक, मतलब 1 यूनिट हो। अब वो यूनिट क्या है हमें नहीं पता, लेकिन 1 होनी चाहिए, ओके, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है यूनिट वेक्टर का, जैसा नाम वैसा मैग्नीट्यूड, दैट इज 1। 1 क्या, किलोमीटर, मीटर नहीं, 1 यूनिट, हमें नहीं पता क्या है वो, जिसका भी जो भी यूनिट होगा उसका 1 होना चाहिए, ठीक है। सो यूनिट वेक्टर मतलब अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, मतलब 1 यूनिट। अब इसमें एक लाइन आती है, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, इस पे बेस्ड बहुत क्वेश्चंस आएंगे आपके पास, ठीक है। तो इस लाइन को जरा समझ लीजिए, द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर इज डिनोटेड बाय ए कैप। कोई भी आपसे यूनिट वेक्टर पूछे किसी गिवन वेक्टर के डायरेक्शन में, तो उसे हम रिप्रेजेंट करते हैं ए कैप से, मतलब कैसे, ए एंड दिस इज कैप, इस तरीके से लिखा जाता है। तो जब आप ए कैप देखें, आई कैप देखें, जे कैप देखें, तो इसका क्या मतलब है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर, ओके, इसे कहा जाता है यूनिट वेक्टर। चलो इस पेज पे 2 टाइप ऑफ वेक्टर सीखे हैं अपन ने, आंसर देने के लिए तैयार हैं आप लोग? मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जीरो वेक्टर या नल वेक्टर की मैग्नीट्यूड क्या होती है, 0, ठीक है। उसके बाद जीरो वेक्टर या नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होता है, नो डेफिनेट डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन इट कैन हैव। उस वेक्टर का नाम बताइए जिसके इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कोइंसाइड करते हैं, जीरो वेक्टर। एक ऐसे वेक्टर का नाम बताओ जिसका मैग्नीट्यूड हमेशा यूनिटी होता है या फिर 1 यूनिट होता है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ गिवन वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए कैप से, ठीक है। आई होप ये याद हो गया है। चलो आगे, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर, दैट इज को इनिशियल वेक्टर। जैसा नाम है ना वैसा ही काम है, को इनिशियल मतलब वो सारे वेक्टर्स आपके को इनिशियल वेक्टर्स कहलाएंगे जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो, ओके। 2 or more vectors having the same initial point is known as co-initial vector. आप यहाँ पे वेक्टर A एंड वेक्टर B को देख सकते हो। आप जानते हो ये वाला जो पॉइंट होता है इसे टर्मिनल पॉइंट कहा जाता है, दिस इज टर्मिनल पॉइंट। सिमिलरली ये B पे जो पॉइंट है, इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल पॉइंट कहते हैं, ठीक है। ये जो O पॉइंट है इसे क्या कहते हैं, इनिशियल पॉइंट। तो 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर जिनके इनिशियल पॉइंट सेम हो, ओके, उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। आई होप आप याद रखेंगे, जरूरी नहीं कि ओरिजिन ही हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सेम होना चाहिए इनिशियल पॉइंट, ठीक है। फिर बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर की, और इसके ऊपर तो बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ध्यान से पढ़ना आप लोग। कोलिनियर वेक्टर, 2 or more vectors are said to be collinear if they are parallel to the same line irrespective of their magnitude and directions। तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैंने आपसे कह दिया इंपॉर्टेंट है तो डरना नहीं होता, ठीक है। तो इन्हें कहा है ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर वेक्टर कहते हैं जो किसी गिवन लाइन से ना पैरेलल हो। मैम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे, इनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कुछ भी हो सकते हैं। अच्छा, बहुत मतलब एक ऐसा लग रहा है ना कि ये टॉपिक बहुत ज्यादा बड़ा सा है, कोलिनियर वेक्टर मतलब इसके अंदर सब कुछ है, सारे वेक्टर्स कोलिनियर हैं वो जो किसी लाइन से पैरेलल हो, ठीक है। सपोज समझने की कोशिश करते हैं, इधर ही समझते हैं अपन, आ जाओ आप लोग। मान लो ये कोई लाइन बनाई अपन ने, फिर मैंने एक वेक्टर ऐसा बनाया, एक वेक्टर ऐसा बनाया, एक वेक्टर ऐसा बनाया, एक वेक्टर ऐसा, एक वेक्टर ऐसा। तो ये सारे वेक्टर्स पता है क्या है, ये सारे वेक्टर्स कोलिनियर है, दे आर पैरेलल टू अ गिवन लाइन। लेंथ देखो इन सबकी, मैग्नीट्यूड देखो, सबकी मैग्नीट्यूड कैसे है, सबके मैग्नीट्यूड डिफरेंट है। मतलब मैग्नीट्यूड कोलिनियर वेक्टर्स के कैसे हो सकते हैं मैम, डिफरेंट। सिर्फ डिफरेंट हो सकते हैं क्या, सेम होंगे तो परेशानी है, नहीं, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है कोलिनियर वेक्टर्स के। किसी गिवन लाइन से जो भी वेक्टर्स पैरेलल हैं, कुछ भी मैग्नीट्यूड हो सेम या डिफरेंट, कुछ भी डायरेक्शन हो सेम या डिफरेंट, दे आर नोन एज कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। तो यहां पे मैग्नीट्यूड सेम या डिफरेंट हो सकते हैं, इवन डायरेक्शन भी
या तो सेम हो सकता है या तो डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये एक बड़ा सा टॉपिक है कोलिनियर वेक्टर्स। तो व्हाट इज कोलिनियर वेक्टर? उन वेक्टर्स को हम कोलिनियर कहते हैं जो किसी गिवन लाइन से कैसे हो, पैरेलल हो। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है कि उन्हें पैरेलल होना चाहिए, राइट। किसी भी गिवन लाइन से उनका मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, डिफरेंट हो सकता है, नो इश्यूज। उनके डायरेक्शन सेम हो सकते हैं या डिफरेंट हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो वो हर एक वेक्टर्स आपके कोलिनियर होंगे जो पैरेलल होंगे किसी गिवन लाइन से। आई होप ये बातें आपको याद रहेंगी। तो यहाँ पे जो भी मैंने वेक्टर्स बनाया है दे आर पैरेलल, इनके मैग्नीट्यूड्स कुछ भी हैं। देखो ये बड़ा है, ये छोटा है, ये और भी ज्यादा छोटा है, इसका डायरेक्शन यहाँ है, उसका डायरेक्शन वहां है, ये यहाँ पर है। तो ना डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ता है, ना मैग्नीट्यूड से कोई फर्क पड़ता है, सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। बस फर्क किससे पड़ता है कि दे शुड बी पैरेलल, बस। तो ऐसे वेक्टर्स को हम कोलिनियर कहते हैं जो कि पैरेलल हो। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर पे, दैट इज इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर क्या होता है? मैम ऐसा लग रहा है कि सब कुछ इक्वल होगा यहाँ पे, बिल्कुल सही बात। मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों एकदम सेम होने चाहिए, ठीक है। सो टू वेक्टर्स, हमने मान लो कोई वेक्टर्स लिए ए एंड बी, तो इन दोनों वेक्टर्स को हम इक्वल वेक्टर्स कहते हैं इफ दे हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होना चाहिए। और इन्हें लिखते कैसे हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो मैंने ये जो ए एंड बी वेक्टर बनाया ना, देखो इन दोनों की जो मैग्नीट्यूड है ना, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, दोनों की लेंथ सेम बनाई है, दोनों के डायरेक्शन सेम बनाए हैं, दोनों राइट हैंड साइड जा रहे हैं, ठीक है। तो वो सारे वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड, जिनकी लेंथ सेम हो और साथ ही साथ उनके डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक। तो उन वेक्टर्स को हम क्या कहते हैं? इक्वल वेक्टर्स। और इन्हें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। तो इक्वल वेक्टर याद रहेगा। व्हाट इज इक्वल वेक्टर? मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, लेंथ मतलब मैग्नीट्यूड ही होता है, दोनों सेम होने चाहिए, डायरेक्शन वो भी सेम होना चाहिए, ओके। कोई भी एक चीज होगी सेम तो नहीं चलेगा, नहीं, सब कुछ सेम सेम होना चाहिए, मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, दैट्स इट। तो तब हम कहेंगे कि वेक्टर्स कैसे हैं? इक्वल है। इसके बाद जो नेक्स्ट टाइप का वेक्टर है दैट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम होती है, डायरेक्शन अपोजिट होता है, ठीक है। चलो आ जाओ। अ वेक्टर whose magnitude is same as that of a given vector but direction is opposite to that of it। मतलब नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर का क्या कंसेप्ट है कि जो मैग्नीट्यूड है ना वो कैसी है? सेम होनी चाहिए। मतलब दोनों वेक्टर्स की लेंथ सेम होनी चाहिए, लेकिन डायरेक्शन कैसे होने चाहिए? अपोजिट होने चाहिए। डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। तो जब ऐसा होता है तो हम वेक्टर को कहते हैं कि एक वेक्टर दूसरे का नेगेटिव है। सपोज ये आपका एक वेक्टर था, ये दिस इज ए और इसका टर्मिनल पॉइंट है बी, ठीक है, दिस इज ए बी वेक्टर। और ये है आपका दूसरा वेक्टर, इसका नाम क्या है? दिस इज ए, दिस इज बी, ठीक है। या फिर मैं कहूं यहां पे क्या, दिस इज बी, दिस इज ए। तो मुझे यहां पे क्या दिख रहा है कि ये आपका ए बी वेक्टर है और ये क्या है आपका बी ए वेक्टर, ओके। तो यहां पे दोनों के लेंथ एकदम सेम है लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। इसका टर्मिनल पॉइंट क्या है? बी, इसका टर्मिनल पॉइंट क्या है? ए। तो मैं यहां पे कहूंगी कि जो मेरा बी ए वेक्टर है ना दैट इज नेगेटिव ऑफ क्या? ए बी वेक्टर। ये नेगेटिव है ए बी वेक्टर के। या फिर नॉर्मल अगर ए एंड बी से रिप्रेजेंट किया है तो हम लिखेंगे कि बी वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में क्या होता है कि मैग्नीट्यूड सेम होती है, एक छोटा एक बड़ा नहीं हो सकता, दोनों की लेंथ बराबर होनी चाहिए लेकिन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट होने चाहिए, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड मतलब लेंथ शुड बी सेम, डायरेक्शन शुड बी अपोजिट। तो ऐसे वेक्टर को हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है। देख लो यहाँ पे एक ए बी वेक्टर बनाया हमने, ठीक है, और वेक्टर बी ए नेगेटिव है आपके ए बी वेक्टर का। तो देखो बी ए वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ ए बी वेक्टर क्योंकि इन दोनों के डायरेक्शन अपोजिट है। तो उसे उस तरीके से लिखते हैं जो मैंने आपको रिप्रेजेंट करके बता दिया। तो आप लोगों को याद रहेगा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर में क्या होता है? लेंथ सेम, डायरेक्शन अपोजिट,
दैट्स इट। चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं अपन। नेक्स्ट आपके लिए एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? इन दिस फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर्स कोलिनियर, इक्वल एंड को इनिशियल। ये फिगर आपके सामने रखा है, इसकी स्केल क्या है? 1 यूनिट, मतलब यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस 1 यूनिट है, ये भी 1 है, 1 1 1, इस तरीके से इसकी स्केल मेंशन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि कौन से वेक्टर्स कोलिनियर है, कौन से इक्वल है और कौन से को इनिशियल वेक्टर्स हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है यहाँ पे। सबसे पहले बात करते हैं कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर क्या सिखाया था मैंने आप लोगों को, पहले आप रिकॉल करेंगे। ठीक है, तो कोलिनियर वेक्टर क्या बताया था? उन वेक्टर्स को कोलिनियर वेक्टर कहते हैं जिनमें किसी एक लाइन से वो वेक्टर जो है ना पैरेलल हो, उसके मैग्नीट्यूड, उसके डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैग्नीट्यूड सेम, डिफरेंट, डायरेक्शन सेम या डिफरेंट हो सकते हैं। सबसे जो मेन कंडीशन होती है कोलिनियर की, दैट इज वो पैरेलल होने चाहिए। तो आओ जरा इस फिगर में उन वेक्टर्स को ढूंढते हैं जो कैसे हो? पैरेलल हो, मतलब कोलिनियर हो। तो कोलिनियर वेक्टर मतलब पैरेलल। तो मुझे नजर आ रहा है ए वेक्टर, सी वेक्टर एंड डी वेक्टर। ये किसी भी गिवन लाइन से कैसे होंगे? पैरेलल होंगे, और आपस में भी कैसे हैं? दे आर पैरेलल। ठीक है, सो कोलिनियर वेक्टर के लिए आपका जो आंसर है दैट इज, यहां लिख लेते हैं अपन। फर्स्ट के लिए आंसर है ए वेक्टर, ओके, सी वेक्टर एंड कौन सा वेक्टर है वो? डी वेक्टर। तो ये तीनों वेक्टर कैसे हैं? कोलिनियर है, दे आर डेफिनेटली पैरेलल टू अ लाइन, और इनके डायरेक्शन, इनके मैग्नीट्यूड से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर बात करते हैं इक्वल वेक्टर्स। तो इक्वल वेक्टर्स हमने क्या पढ़े थे? उन वेक्टर्स को इक्वल वेक्टर्स कहते हैं जिनका मैग्नीट्यूड, जिनका डायरेक्शन दोनों सेम हो। आओ फाइंड करें यहाँ पे उन वेक्टर्स को जिनका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेम है। तो यहां हम देख रहे हैं ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, दोनों के डायरेक्शन तो सेम है, क्या मैग्नीट्यूड सेम है? तो इनने स्केल आपको दे रखी है कि इसका मतलब है 1 यूनिट, 1 1 मतलब 2, 1 1 मतलब 2, यानी डेफिनेटली ए वेक्टर एंड सी वेक्टर कैसे हैं? दे आर इक्वल। क्यों? क्योंकि इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है और इनके डायरेक्शन भी सेम है। सो ए एंड सी वेक्टर कैसे हो गए? इक्वल वेक्टर हो गए। इसके अलावा कोई और है क्या? नहीं। देखो, अपोजिट डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट है, यहाँ पे भी डायरेक्शंस अलग अलग है, सेम डायरेक्शन होने चाहिए। तो ऐसा केस जो पॉसिबल है वो सिर्फ ए एंड सी वेक्टर में है। तो ए एंड सी वेक्टर कैसे हो गए? आपके इक्वल वेक्टर्स हो गए। फिर बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर्स। तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होते हैं? रिकॉल करो जरा। उन वेक्टर्स को को इनिशियल कहा जाता है जिनका इनिशियल पॉइंट सेम हो। किसी एक इनिशियल पॉइंट से बहुत सारे वेक्टर्स निकले हो, उसे कहते हैं को इनिशियल वेक्टर। तो साफ साफ नजर आ रहा है, देखो ये एक इनिशियल पॉइंट है, इस पॉइंट से सी वेक्टर, डी वेक्टर, बी वेक्टर ये सब ओरिजिनेट हुए हैं। इसके अलावा कोई और ऐसा केस है क्या? नहीं। तो आपके लिए को इनिशियल वेक्टर क्या है? सी, डी एंड बी। सिर्फ आपको यहाँ पे ये चेक करना होता है कि इनके इनिशियल पॉइंट सेम हो, राइट? डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड वो अलग भी है, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या मेन चीज है को इनिशियल के लिए? कि उनका ओरिजिनेशन, जहां से वो ओरिजिनेट हो रहे हैं, उनका जो इनिशियल पॉइंट है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो वो केस आपका बी वेक्टर, दूसरा क्या है? सी वेक्टर एंड डी वेक्टर ही है। सो दिस वेक्टर इज नोन एज को इनिशियल वेक्टर। देख लो आप लोग, इस पॉइंट से एक सी वेक्टर जा रहा है, एक आपका बी वेक्टर जा रहा है और एक आपका डी वेक्टर जा रहा है। सो आई होप आप इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आसानी से कर लेंगे। इस टाइप के क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपके पेपर के लिए। अब बात करते हैं एक कंसेप्ट, छोटा सा कंसेप्ट है, और पूरे वेक्टर्स में ना हम फ्री वेक्टर्स को लेके ही घूमते हैं। इसका मतलब क्या है? फ्री वेक्टर्स क्या होते हैं कि आप अपने वेक्टर्स के ना तो डायरेक्शन चेंज करेंगे, ना मैग्नीट्यूड चेंज करेंगे, आप उन्हें पैरेलली डिस्प्लेस कर सकते हैं। मतलब अगर मान लो ये एक वेक्टर मुझे गिवन था और एक ये दूसरा वेक्टर मुझे गिवन था, तो मैं इसको उठा के कहीं और डिस्प्लेस करना चाहती हूं, मैं उसे डिस्प्लेस कर सकती हूं। ठीक है, लेकिन कैसे डिस्प्लेस कर सकती हूं? पैरेलली, और साथ ही साथ उनके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं बदलने चाहिए। सपोज मैंने इस वेक्टर को उठाया, ये जो बना है ना यहाँ पे ये वेक्टर, इसको उठाया और यहाँ रख दिया, तो ये फ्री वेक्टर है, ये फ्री है, आप उसे उठा लो। लेकिन शर्त क्या है कि मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन बदलने नहीं चाहिए, और जो भी मूवमेंट आप करेंगे वो पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो देखो ना, इसको यहाँ लेकर आ गई, ठीक, ये वेक्टर इसको उठा के
पैरेलल है उसी से यहाँ रख दिया, तो इससे मैंने कुछ नया वेक्टर बना लिया, तो ये फ्री वेक्टर है। क्या है फ्री वेक्टर? कहीं पे भी वेक्टर्स हो उन्हें उठाओ, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन मत बदलो, पैरेलली लेकर आओ और उन्हें डिस्प्लेस कर दो, दैट्स इट। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, तो मैंने ना इस वेक्टर को उठाया, यहाँ डिस्प्लेस कर दिया। ठीक है, पैरेलली डिस्प्लेस किया है, ना इसकी लेंथ बदली है मैंने, ना इसका डायरेक्शन बदला है, और साथ ही मैं इस वेक्टर को उठा के लेके आई, पैरेलल ही लेकर आई हूँ और यहाँ रख दिया, तो इससे एक नया वेक्टर बना लिया। तो ये है आपके फ्री वेक्टर्स। क्या कहता है? विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वेक्टर्स कैन बी डिस्प्लेस पैरेलली। आप पैरेलली अपने वेक्टर्स को डिस्प्लेस कर सकते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को बिना बदले। ठीक है, मैग्नीट्यूड बदलना नहीं चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप इस वेक्टर को उठा रहे थे, उठाते उठाते ये और लंबा हो गया या फिर छोटा हो गया, ठीक है, या फिर डायरेक्शन बदल दी, तो वो नहीं हो सकता। सेम डायरेक्शन में आप लेकर आ जाओ। देखो इसका डायरेक्शन ये था तो इसको यहीं रखा, इसका डायरेक्शन लेफ्ट हैंड साइड था तो इसको यहाँ रखा, इसका डायरेक्शन राइट हैंड साइड था यहाँ रखा, इस वाले का डायरेक्शन अपवर्ड था तो उसे वहां रखा। तो ये दो बातें आप याद रखिए, तीन बातें। एक तो पैरेलल होना चाहिए, मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, डायरेक्शन भी सेम रहना चाहिए, फिर आप अपने वेक्टर्स को डिस्प्लेस कर लो, तो ये फ्री वेक्टर्स है। दैट्स इट। ये बस एक छोटा सा टॉपिक था, आपकी बुक में यूज हुआ था तो उसको भी मैंने आपको बता दिया है कि कहीं अगर अचानक से फ्री वेक्टर्स पढ़ो तो टेंशन ना लो आप। ओके, चलो आगे। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन 10.1 हमने पूरा फिनिश कर लिया है। इतना पढ़ के आप लोग एक्सरसाइज 10.1 के क्वेश्चंस बहुत आराम से लगा सकते हैं। ओके, सो आई होप आप इस वीडियो में एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को, एक एक नए टर्म्स को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, यही कि यही आपको वो याद भी हो गए हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 10.1 के ना क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो उस एक्सरसाइज को आने से पहले ना इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छे से देखना, एक एक टर्म्स को रिवाइज कर लेना और फिर 10.1 एक्सरसाइज आप 15-20 मिनट्स में ही खत्म कर दोगे। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट है जिसे आप लोग गूगल पर magnetbrains.com डाल के सर्च कर सकते हैं। जब आप सर्च करेंगे तब आपके सामने किस टाइप का पेज ओपन होगा। आपको एक्सप्लोर करना है टॉप कोर्सेज, क्लास 12 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 12 पे करेंगे आप क्लिक। उसके बाद आपके सामने एक पेज ओपन होगा, यहाँ पे 12th क्लास में आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ना वो सब एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। सपोज आप क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी वॉल्यूम 2 पढ़ना चाहते हैं, यहाँ जाइए, वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए, देन अगेन आप एक पेज देखेंगे, यहाँ पे हम जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं ना उनके एक्सरसाइज, कंसेप्ट, ये सब कुछ एक सीक्वेंस में अरेंज्ड है। आप जिस भी चैप्टर को, जिस भी चैप्टर के एक्सरसाइज को पढ़ना चाहते हो, बस आपको उसके लिंक पे करना है क्लिक और आप तैयार हैं पढ़ने के लिए। ओके, सो स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स को, एक 100% फ्री एजुकेशन चैनल है ये। वीडियो लेक्चर्स अगर पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी आप इन लेक्चर्स को शेयर करिए, क्योंकि आप लोग जानते हैं नॉलेज शेयर करने से ही बढ़ती है। सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड टेक केयर।